हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एनपीए, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं बैंक के लिए। इससे पहले जो आपने मेरी लास्ट वीडियो है अगर वो देखी हो तो उसमें हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज डिस्कस करी थी। एसेट्स जो है एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए या एक बिजनेसमैन के लिए क्या होती हैं वो मैंने बताया था आपको, और लाइबिलिटी क्या होती है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि एसेट्स जो हैं हमारी देनदारी हो, एसेट्स जो हैं हमारी प्रॉपर्टी होती है और लाइबिलिटी जो है हमारी देनदारी होती है। अब हम यहाँ पे बैंक के लिए डिस्कस करेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैंक के लिए एसेट्स क्या होती हैं और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। बेसिकली बैंक का काम क्या होता है, एक कस्टमर से पैसा लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं और दूसरे कस्टमर को जो है लोन पे दे देते हैं, और इंटरेस्ट जो है बैंक का बिजनेस होता है। तो बेसिकली जो बैंक की लायबिलिटी क्या हुई, जो डिपॉजिट आ रही हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा आ रहा है, एफडी के अंडर जो पैसा आ रहा है, करंट अकाउंट में जो पैसा आ रहा है, आरडी में, रेकरिंग डिपॉजिट में जो पैसा आ रहा है, ये बैंक के लिए बेसिकली क्या है, लायबिलिटी है। मतलब पैसा ले रहे हैं आज, कल को उनको वापस करना है। और एसेट्स क्या है बैंक के लिए, लोन है। लोन में क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है और कल को पैसा जो है कस्टमर ने बैंक को वापस करना है, इंटरेस्ट समेत जो है वापस करना है। ठीक है, तो ये हुई बैंक की बात कि एसेट क्या होती हैं और लायबिलिटी क्या होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उसमें एसेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ पे एसेट्स समझना आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने आपको एसेट्स और लायबिलिटी समझाई है। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंडर जो है एसेट्स को कैसे डिवाइड किया गया है। देखिए, दो तरह की एसेट्स होती हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट्स जब बैंक की परफॉर्म नहीं करती हैं तो इसीलिए जो है उसे क्या बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स वो होती हैं जो टाइम टू टाइम, जिसमें ईएमआई आ रही है और सब कुछ जो है परफेक्ट चल रहा है। टाइम टू टाइम ईएमआई विद इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है टाइम टू टाइम आ रहा है। अब एनपीए में परफॉर्मिंग एसेट के अंदर आता है ओनली स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स वो होते हैं जो टाइम टू टाइम जो है ईएमआई कस्टमर पे कर रहा है, उसमें जो है कहीं भी बैंक को कोई डाउट नहीं है कि ये नॉन परफॉर्म हो सकती है। और दूसरी है नॉन परफॉर्मिंग। अब ये जो है याद रखने वाली चीज है, इसमें तीन तरह की एसेट्स आती हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो होती हैं जिसमें जो है कस्टमर ने 90 डेज टू 12 मंथ, मतलब 3 महीने से लेके 12 महीने तक ईएमआई ना दी हो, उसको जो है बैंक सब स्टैंडर्ड एसेट्स के अंडर रखता है। डाउटफुल एसेट्स, अगर 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी उसने कोई ईएमआई नहीं दी तो उसको डाउटफुल एसेट्स में रखता है। और लॉस एसेट्स में वो होती हैं जिसमें बैंक को यकीन हो जाता है कि अब ये कस्टमर जो है पैसा वापस नहीं करने वाला, ये कंप्लीटली जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ चुका है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है आगे क्या एक्शन लिया जाता है, बैंक कैसे रिकवरी करता है, वो हम पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट है सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट क्या होता है, एनपीए के अंडर जो भी एसेट्स परफॉर्म नहीं करती हैं तो सरफासी एक्ट के अंडर, सरफासी एक्ट 2002 में आया था, इसके अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैंक्स को ये अलाउ किया कि आप जो है उस कस्टमर की सिक्योरिटी को टेक ओवर कर सकते हो और उसको सेल करके जो है अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हो। ओके, सरफासी एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म जो है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इट अलाउज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑक्शन प्रॉपर्टीज whether it's residential and commercial. When borrowers fail to repay their loans, it enables banks to reduce their NPAs by adopting measures for recovery or reconstruction. अब इसमें जो है सरफासी एक्ट में 3 चीजें आती हैं। एक है लोक अदालत विच आरबीआई हैज अप्रूव्ड बैंक्स टू गो इन फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, दैट इज लोक अदालत। एंड क्लेम्स अप टू ₹20 लाख कैन बी एंटरटेन्ड बाय द लोक अदालत। लोक अदालत में सिर्फ जो है आप 20 लाख तक के केसेस लगा सकते हो। और नेक्स्ट है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या है, टू रिड्यूस देयर बैड डेट्स क्विकली एंड एफिशिएंटली।
बैड डेट्स जो है, बैड डेट्स भी बोलती हैं इसको, जो एसेट्स परफॉर्म नहीं करती हैं उसको एफिशिएंटली और क्विकली रिकवर करने के लिए जो है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए, जिसे DRT भी बोला जाता है। इट इज अ स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, इसे स्पेशल कोर्ट है रिकवरी करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकवरी। ओके, और जो DRT होती है, ईच DRT इज प्रिसाइडेड ओवर बाय ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, इसको जो डील कर इसमें फैसले देता है, वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज जनरली ए जज ऑफ द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। उसका जो रैंक होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के बराबर का होता है। और DRT जो है, इसमें आप 10 लाख से और उससे ज्यादा के केसेस लगा सकते हो। 10 लाख का केस आप जो है, 10 से 20 लाख का केस आप लोक अदालत में भी लगा सकते हो, लेकिन कस्टमर चाहे तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है 10 लाख से 20 लाख के केस में। और अगर 20 लाख से ऊपर का केस है तो उसमें जो है उसको DRT में ही जाना होता है। नेक्स्ट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? ये सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होती है जो बैंक के डिस्ट्रेस्ड एसेट जिसपे पैसा वापस नहीं आया है लोन का, उसको टेक ओवर करती है। और टेक ओवर करने के बाद जो है क्या करती है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करती है। उसको अगर कुछ चेंज करने वाला है, मॉडिफाई करने वाला है, तो उसको जो है करके उसको रीसेल करती है। और रीसेल करके जो भी पैसा आता है उसको क्या करती हैं, उसको जो है बैंक को दे देती हैं। दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये था NPA। अब जो है हम डिफॉल्टर्स, कॉजेज ऑफ NPA, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट है कॉजेज ऑफ NPA। तो इस वीडियो में इतना ही जो कि इम्पोर्टेंट था, NPA का मीनिंग, और इसमें जो है सरफासी एक्ट आता है, क्या क्या आता है इसमें, और एसेट्स की क्लासिफिकेशन। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।